नमस्कार दोस्तों, आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा संसाधन क्या है और संसाधन का वर्गीकरण। उसी पर आधारित स्पेशली बीपीएससी टीआरई में जो कुछ क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है उस पर आधारित हम आपके परीक्षोपयोगी प्रश्नों का अध्ययन बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका अध्ययन इतना परफेक्ट हो जाए कि आप कोई भी परीक्षा खासकर बीपीएससी टीआरई आसानी से पास कर सकें। ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल है कि संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किन दो भागों में बांटा जाता है। सवाल है 2023 में पूछा गया है कि यदि आप एनसीईआरटी के लाइन का अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी के मूल बुक में, तो आप देखें उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का दो तरह से वर्गीकरण है, जैव और अजैव के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प है ए नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, बी जैव और अजैव, यही इसका विकल्प है। तो आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा समाप्यता एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। ये टीआरई 3 में 24 में पूछा गया है। एनसीईआरटी लाइन से हूबहू मेल खाता है। आप देखिए ध्यान से, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। ये एनसीईआरटी के मूल बुक में दिया गया है। तो इसमें विकल्प कौन सा होगा? बी नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। सवाल है निम्नलिखित में से किसे मानवीय संसाधन के वर्गीकरण में शामिल किया गया है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है 2023 में। ए विकल्प है सतत अथवा प्रवाह, बी विकल्प है जैव और अजैव, और सी विकल्प है संरचनाएं एवं संस्थाएं तथा मात्रा एवं गुणवत्ता, डी विकल्प है पुनः चक्रीय और अचक्रीय, ई विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यदि आप एनसीईआरटी मूल बुक का ढंग से अध्ययन किए होंगे तो यहाँ पर लाइन मिलता है इस क्वेश्चन का। ये टेबल देखिए संसाधनों का जो वर्गीकरण हुआ है मानवीय रूप में, तो उसमें संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता दो तरह के संसाधन हैं। तो इसमें से सी विकल्प आंसर होगा। सी विकल्प, संरचनाएं एवं संस्थाएं तथा मात्रा एवं गुणवत्ता मानवीय संसाधन का वर्गीकरण है। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जीवन मौजूद होता है, क्या कहलाते हैं। तो जब हम संसाधनों का वर्गीकरण आपको डिटेल्स में पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन इनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, ये बताए थे हम। अब इस विकल्प में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सी में, सी विकल्प है जैव संसाधन। तो इसका आंसर क्या होगा? जैव संसाधन। अब सवाल है पवन ऊर्जा और जल को संसाधनों के किस वर्ग में रखा जाता है। टीआरई 3 में 2024 में पूछा गया है। विकल्प है अनवीकरण योग्य संसाधन, बी है सतत या प्रवाह अर्थात नवीकरण योग्य संसाधन, सी अचक्रीय संसाधन, डी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से
अधिक। अध्ययन के दौरान जब संसाधन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, प्राकृतिक और मानवीय, तो प्राकृतिक संसाधन को भी दो खंडों में बांटा गया, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। इसमें देखिए सतत अथवा प्रवाह जैसे जो संसाधन है उसमें पवन और जल आता है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा और जल संसाधन किस तरह के होंगे? मानवीय, नवीकरण योग्य और सतत प्रवाह। बी ऑप्शन बनेगा इसका। ये सवाल देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? टीआरई 1 का सवाल है, 2023 में पूछा गया है। विकल्प 2, 3, 4 और 5 है। आइए एनसीईआरटी के मूल बुक में इस लाइन को देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 1, 2, 3 और 4 तरह के होते हैं। तो इसमें से सी विकल्प आंसर होगा, 4 यहाँ दिया है। आप सवाल देखिए, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम है संसाधनों के किस प्रकार का उदाहरण है? बीपीएससी टीआरई 2 2023 में पूछा गया है। नवीकरण योग्य अर्थात इसे नया बनाया जा सकता है, ये विकल्प सही तो दिखता नहीं। बी अनवीकरण योग्य, ये एक तरह से सही है। और अचक्रीय संसाधन मतलब ये इसकी पुनः पूर्ति तुरंत संभव नहीं है, इसलिए विकल्प बी इसका आंसर है। और आप यदि एनसीईआरटी के टेबल को याद किए होंगे तो टेबल में देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, अनवीकरण योग्य में पुनः चक्रीय और अचक्रीय। अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम दिया गया है। सवाल है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का सही वर्गीकरण कौन सा है? बीपीएससी टीआरई 3 में 2024 में पूछा गया है। ए व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। बी संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। सी जैव और अजैव। डी नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। एनसीईआरटी के मूल बुक में आप देखें इसको, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष के रूप में होता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बी संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये विकास के स्तर पर संसाधनों का सही वर्गीकरण है। सवाल है कि दिए गए संसाधनों के वर्गीकरण के फ्लो चार्ट के अनुसार धातु किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आती है? टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है ये। सतत प्रवाह, पुनः चक्रीय, अचक्रीय जीवाश्म ईंधन, जैविक वनस्पति, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यदि आप टेबल देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है प्राकृतिक रूप में, उसका एक वर्गीकरण है अनवीकरण योग्य और उसमें पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय के अंतर्गत धातु आता है, तो अनवीकरण योग्य तो हुआ ही और साथ ही पुनः चक्रीय भी हुआ धातु। तो इसका एप्रोप्रिएट विकल्प बी है, पुनः चक्रीय और नवीकरण योग्य। सवाल है कि प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से किन दो वर्गों में, किन दो बड़े भागों में विभाजित किया जाता है? तो यदि आप टेबल देखिए तो प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य दो बड़े भागों में बांटा जाता है। तो इसका विकल्प होगा बी
प्राकृतिक संसाधनों के दो बड़े भाग, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। सवाल है कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ये यूपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट, टीआरई 4 के लिए ये इम्पोर्टेंट। तो जब हम लोग विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उस दौरान संभावी संसाधन पढ़े थे। क्या होता है संभावी संसाधन? जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है, मौजूद तो है, लेकिन इनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन अभी इसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। तो ये संभावी संसाधन है। तो ये किस तरह का संसाधन होगा? संभावी संसाधन होगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज। सवाल है वन्य जीव को संसाधनों के किस उपवर्ग में रखा गया है? टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। अजैव संसाधन, अचक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति के साथ, डी मानवीय संसाधन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आइए, तो वन्य जीव को जैव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये प्राकृतिक वनस्पति वन के साथ वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जैव संसाधन। वन्य जीव जैव संसाधन के उपवर्ग में रखा गया है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव संसाधन, एबायोटिक रिसोर्सेज की श्रेणी में आएगा? टीआरई 2 का सवाल है। एबायोटिक, अजैव का मतलब हुआ जिसमें जीव ना हो। वनस्पति में जीव है, वन्य जीव में जीव है, चट्टानें और धातुएं, ये इसका सही विकल्प अजैव संसाधन है, चट्टानें और धातुएं। सवाल है कि मानवीय संसाधन को किन दो आधारों पर विभाजित किया गया है? यह टीआरई 4 के लिए संभावित प्रश्न है। ए, जैव और अजैव, नवीकरण और अनवीकरण, संरचनाएं एवं संस्थाएं तथा मात्रा एवं गुणवत्ता। यही आप टेबल में यदि अध्ययन करिएगा तो इसका एप्रोप्रिएट विकल्प यही है। आप टेबल में देख भी सकते हैं। ये देखिए, मानवीय संसाधन, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता, दो रूपों में वर्गीकृत है। किसी संसाधन के आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होने का अर्थ क्या होता है? तो आर्थिक रूप से संभाव्य कि वह उसे निकालने में लाभ हो, उसे निकालने में लाभ हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो गया। और सांस्कृतिक रूप से मान्य का अर्थ क्या होता है? समाज उसे स्वीकार करे। तो इसका बी विकल्प आंसर है। इस तरह यदि हमारा छोटा सा यह प्रयास आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो, लाभकारी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगली कड़ी में हम आपको संसाधनों का विकास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।